हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के। तो आज हम उसके देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला देना चाहिए, इसे आपको शेयर करना चाहिए। साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर आप सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एक पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी गद्य का जो आविर्भाव हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था। हिंदी गद्य का जो आविर्भाव, जिसका उद्भव हुआ था, वो किस शताब्दी में हुआ था। आपके सामने चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए चार ऑप्शन है और चारों में से 19वीं शताब्दी वाला ये आपका सही है। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है। किसके? श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोस्वामी विट्ठल दास। इसका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाने वाला है। गोस्वामी विट्ठल दास श्रृंगार रसमंडन के लेखक थे। और इसके आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो खुसरो की रचना का क्या नाम है। खुसरो की जो रचना थी उसका नाम है पहेलियाँ और मुकरियाँ। ये इनकी रचना है। तो आपको सारी चीज़ों को याद रखना है। आगे चलते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, छायावादी युग के लेखक कौन है। छायावादी युग के लेखक कौन है, तो आपको यहाँ से पहचानना है। आपको नीचे कमेंट में करना है अगर आपको पता है तो आपके ऑप्शंस क्या है, पद्म शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अमृत राय। तो इसमें जो सही होने वाला है वो आपका तीसरा वाला यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं। द्रविड़ युग की कला विधि, यानी यहाँ पर इसके वो टाइमिंग को पूछ रहा है। जो इसकी टाइमिंग थी द्रविड़ युग की, तो वह होगा 1900 से 1922 तक। 1900 से 1922 तक की द्रविड़ युग की कला अवधि थी। अब चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या है कि इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन कह क्या आ रहा है, वरना आप एग्जाम में गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। तो आपका यहाँ देखिए, इसमें से कोई एक सही है, कोई एक सही है। ये देखते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह गलत हो सकता है। तो देखिए अगला देखते हैं कि करुणा नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं। किसके? करुणा नामक। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो देखिए ये वाला सही है, इसलिए हम इस पे टिक कर देने वाले हैं। देखिए गलती इसमें भी नहीं थी, लेकिन जो सही है वो यहाँ पर ये वाला हो जाने वाला है। इसलिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में देखकर वहाँ पर आपको टिक करना है। बाकी आपको उमार सेठ से होने वाला है, मतलब ये इसे आपको पहले ही पता होगा। अगला देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इसमें देखिए इसमें भी कोई एक ही सही है, आपको इस पर टिक करना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ मिला, आंसर दो आंसर आपको मिला। पहला आंसर ये मिल गया कि आपको यहाँ पर जो कथन वाला था इसको आप करना था टिक, और दूसरा आपको यहाँ पर जो आंसर मिल गया वो है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ये देखिए बहुत ही आपको एक कमाल के यहाँ पर नॉलेज मिला होगा कि अगर देखिए अगर आपके एग्जाम में आ गया कि हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है, तो वह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। आपको आंख बंद करके सीधे वहाँ पर लगा देना है। बाकी आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या था, रानी केत की कहानी के। देखिए यहाँ पर दिया सुभद्रा कुमार चौहान, तो नहीं, उनके नहीं, इंशाअल्लाह खान जी ने क्या लिखा था, आपके रानी केत की कहानी को लिखा था। अब चलते हैं आगे अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, रामविलास शर्मा, सॉरी यहाँ पहले देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक कथन सही, हाँ वैसे ही है। तो क्या है कि रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि रामविलास शर्मा हैं, ये आलोचक थे या कथानायक थे या कहानीकार थे, क्या थे, या उपन्यासक थे, मतलब ये थे क्या, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नाटककार थे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये नाटककार थे या नहीं थे, वरना आप यहाँ पर आप एग्जाम में ऐसे इसको सही करके चले आएंगे और आपका गलत हो जाएगा। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा भारतीय संस्कृत लिखा गया। तो और चिंतामणि वियोगी हरि द्वारा ये एक निबंध है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें सही आपका पहला वाला होने वाला, सही इसमें आपका पहला वाला होने वाला है। चलते हैं फिर से, वैसे हमारा एक सेम क्वेश्चन है, तो इसमें सही आपका ये वाला होने वाला है कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि डॉक्टर नागेंद्र हैं, यह समालोचक थे। यह कौन थे? ये समालोचक थे। बाकी यहाँ पर सभी ये गलत होने वाला है, बाकी सबके सब। अपने चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये देखिए बहुत ही प्रसिद्ध ये आपकी ये कविता है, जो कि आपके एग्जाम में आता भी है। और नियड़ का निर्माण, फिर यह दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों का आंसर एक साथ मिलने वाला है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आपको एकदम प्रॉपर इस चीज़ को रट लेना है, याद कर लेना है। देखिए समय नहीं है, इसलिए इस टाइम को इसको रट ही लेना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी इसके लेखक हैं। नासिकेतो
उपाख्यान ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके आंसर होगा सदल मिस। देखिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, बाकी आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा। तो सदल मिश्र इसके नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन है कि देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से प्रसिद्ध आलोचक हैं, इसमें से सबसे प्रसिद्ध आलोचक कौन है, आपको इसमें से एक टिक करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें से कोई प्रसिद्ध आलोचक है या नहीं है। तो इसमें से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसमें से प्रसिद्ध आलोचक हैं। जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। आगे चलते हैं कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है? तो गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा को क्या माना जाता है? प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। आपको याद रखना है कि प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है? गोरा बादल की कथा को प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। अब फिर देखते हैं, देखिए इसको मैंने आपको पहले बता दिया था कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान है रानी केतकी की कहानी के लेखक। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है और आप भी बोर हो रहे होंगे। तो हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जहाँ से हम आपके 16वें क्वेश्चन से हम यहाँ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16वें से शुरुआत करने वाले हैं, तो आपको पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।